अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे जी। तो मैंने आपको अर्थिंग सिस्टम डिज़ाइन के लिए के बारे में मालूमात दी थी। उसके बाद फिर उसके बारे में कुछ मालूमात बताई है आपको। उसके बाद IEA रेगुलेशन बराए अर्थ के बारे में आपको मालूमात दी है। बात का हमारे घरों में, दफातर में या कारखानों में अगर हमें किसी वायरिंग वायरिंग करनी हो तो हमें इस बातों का पता होना चाहिए कि हमारे उसमें वायरिंग कौन सी इस्तेमाल होगी, कौन सी वायरिंग अच्छी रहेगी, कौन सी वायरिंग हमें करनी चाहिए, कौन सी वायरिंग जो है वो बेहतर कारकर्दगी जो है देगी। वायरिंग की जो अपनी मुख्तलिफ उम्रें होती हैं हर वायरिंग की, कुछ की 10 साल होती है, 15 साल होती है, 20 साल होती है, कुछ आर्जी वायरिंग होती हैं। उसके अलावा मैंने अब वायरिंग के जो लिहाज से जो केबल्स हैं उनके लिए बताया, उनका बताया। स्टैटेड केबल्स के बारे में, केबल के हिस्से, कंडक्टर या मोसल इंसुलेशंस, हिफाजती खोल, कवर खोल, हिफाजती खोल की किस्में जो हैं वो बताई। उसके बाद स्टैंडर्ड की मोटाई के लिहाज से जो केबल की इकसाम है वो बताई। उसके बाद जो वायरिंग के सिस्टम का इंतखाब, वायरिंग की कितनी वायरिंग की इकसाम, वायरिंग किन तरीके से की जाती है, लेट वायरिंग, बैटन वायरिंग, कैपिंग वायरिंग, PVC कैसिंग कैपिंग वायरिंग और वायरिंग कंड्यूर वायरिंग सिस्टम, PVC कंड्यूर वायरिंग सिस्टम, लचकदार कंड्यूर के सिस्टम में, इनके बारे में आपको बताया, मालूमात दी, समझाया, आप तक शेयर की। और उसके बाद जो फ्यूज़ के हिस्से होते हैं उनके बारे में, करंट लीकेज, वोल्टेज पर चलने वाला जो सर्किट लीकेज है, अर्थ लीकेज, सर्किट ब्रेकर। उसके बाद जो आपको मालूमात दी मैंने उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड के बारे में, उसकी इकसाम बताई। उसके बाद जो उनके फ़ायदे नुकसान बताए। उसके बाद बिजली की सिस्टम, बिजली की में जितना भी होने वाला जो काम है बिजली के लिहाज से, जितना भी कोई वायरिंग के लिहाज से, उसके बाद किसी भी किस्म के लिहाज से जो काम मैंने आप तक पहुँचाई, जो रह गई हैं उन आप तक पहुँचाते रहेंगे, आप तक शेयर करते रहेंगे, ताकि हमें ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। हमें पता हो कि मैंने वायरिंग किस तरीके से करवानी है, कौन सी वायरिंग जो हमारे घर में खूबसूरती लेके आएगी, और कौन सी वायरिंग है जो एक आर्जी वायरिंग भी होती है, कैसिंग केपिंग वायरिंग, PVC कैसिंग केपिंग वायरिंग, बैटिंग वायरिंग, क्लेट वायरिंग, और मार्केट में कौन सी वायरिंग है जो बहुत मकबूल है, जो बहुत ज़्यादा चल रही है। तो अब उसके बाद जो बताया मैंने वायरिंग टेस्ट और टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, अब हम उसके साथ आगे चलते हैं तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी, तो वो कह रहे हैं कि वायरिंग टेस्टिस मुकम्मल शुदा इलेक्ट्रिक वायरिंग या वायरिंग में किसी बड़ी तब्दीली के बाद वायरिंग को सप्लाई से मुस्तकिल तौर पर जोड़ने से पहले इस बात का इत्मीनान कर लेना ज़रूरी है कि वायरिंग के काम में ऐसे नुक्स तो नहीं रह गए जो किसी वक्त जानी या माली नुकसान का सबब बन जाएं, जिनकी वजह से बिजली की कारकर्दगी मुतासर हो। उन्हें जिस बात की तस्दीक करनी भी लाजमी है कि वायरिंग का काम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स और IEA के मुकर्ररा ज़ाब्तों के मुताबिक है, या इन्हें इन मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं। मुकम्मल शुदा इलेक्ट्रिक वायरिंग या वायरिंग में किसी बड़ी तब्दीली के बाद मुंदरज़ेल टेस्ट किए जाते हैं वगैरह: पोल्ट्री टेस्ट, कंटिन्यूटी टेस्ट, तसलसल इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, इंटरकनेक्शन टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, पोल्ट्री टेस्ट। वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी रूल नंबर 51 के मुताबिक सिंगल फेज़ वायर की तनसीबात में तमाम सिंगल पोल स्विच, सर्किट ब्रेकर और फ्यूज़ वगैरह फेज़ तार के सीरीज़ में लगे होने चाहिए। इस अमर की तस्दीक पोलैरिटी टेस्ट से की जाती है। नेज़ इस टेस्ट के ज़रिए सॉकेट आउटलेट के सही कनेक्शन की पड़ताल भी कर ली जाती है, यानी अगर सॉकेट आउटलेट को सामने की तरफ से देखें तो दाएं जानिब फेज़ या बाएं जानिब न्यूट्रल 3 पिन सॉकेट की सूरत में
और ऊपर की तरफ अर्थ होना चाहिए। उसके वगैरह टेस्ट लैंप के ज़रिए अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई मौजूद हो तो टेस्ट लैंप के ज़रिए पोलैरिटी टेस्ट किया जाता है। सिंगल पोल स्विचों के ढकने उतार दिए जाते हैं और इन्हें ऑन हालत में कर दिया जाता है। तमाम लैंप और पंखे वगैरह सर्किट से अलहदा कर दिए जाते हैं, लेकिन फ्यूज सर्किट में ही लगे रहते हैं। टेस्ट लैंप के तार का एक सिरा मेन स्विच के न्यूट्रल टर्मिनल में लगा दिया जाता है। मेन स्विच ऑन कर दिया जाता है और दूसरा सिरा स्विच के टर्मिनल पर लगाया जाता है। अगर स्विच फेज तार पर है तो टच लैंप ज़रूर रोशन होगा। उसके बाद वो कह रहे हैं तसलसल टेस्ट के ज़रिए किसी नई इमारत जहां इलेक्ट्रिक सप्लाई का कनेक्शन ना हो वहां टेस्ट लैंप के ज़रिए ये टेस्ट करना मुमकिन नहीं, इसलिए तसलसल टेस्टर के ज़रिए ये टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट के लिए मेन स्विच ऑफ करके लैंप फ्यूज़ वगैरह सर्किट से निकाल दिए जाते हैं। सिंगल पोल स्विचों के ढकने उतारने के बाद इन्हें ऑन कर दिया जाता है। टेस्टर का एक तार स्विच फ्यूज़ में फेज से जोड़ दिया जाता है और दूसरे तार के ज़रिए बारी बारी सिंगल पोल स्विचों के टर्मिनल्स को छू कर देखते हैं। अगर इस तसलसल टेस्टर का बल्ब रोशन हो तो इसका मतलब है कि स्विच इसी तार यानी फेज पर लगे होते हैं और जिस स्विच पर तार का सिरा लगाने से बल्ब रोशन ना हो तो स्विच न्यूट्रल में लगा हुआ है, जिसको तब्दील करके आसानी से फेज तार में लगा दिया जाता है। उसके बाद करें मेगर के ज़रिए पोलैरिटी टेस्ट। तसलसल टेस्ट की जगह मेगर से भी पोलैरिटी टेस्ट किया जा सकता है। मेगर से पोलैरिटी टेस्ट बिल्कुल इसी तरह किया जाता है जिस तरह तसलसल टेस्टर से किया जाता है। ऐसा करें कि मेगर के ज़रिए पोलैरिटी टेस्ट तसलसल टेस्टर की जगह मेगर भी करें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मेगर से भी जो पोलैरिटी टेस्ट है वो किया जा सकता है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि मेगर से पोलैरिटी टेस्ट बिल्कुल इसी तरह किया जाता है जिस तरह तसलसल टेस्ट किया जाता है। तो कह रहे हैं कि जिस तरह से तसलसल टेस्ट किया जाता है मेगर से भी सेम टू सेम उसी तरह का टेस्ट किया जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर मेगर का हैंडल घुमाने से इसकी सुई सिफर पर आ जाए तो स्विच की पोलैरिटी दुरुस्त होगी, यानी स्विच फेज तार पर ही लगे हुए हों। अल्लाह हाफिज़।